वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जल्दी से एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। गंदम की काश्त का मौजू वक्त तेजी से गुजर रहा है। किसानों को ना बीज फराहम किए गए, ना DAP और यूरिया खाद पर सब्सिडी मिली। मजीद ताखीर अगले बरस गंदम का नया बहरान पैदा कर सकती है। नए कारोबार को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना मजीद आसान हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों को फंड इकट्ठा करने में मदद देने के लिए स्टार्टअप बोर्ड तश्कील दे दिया। तालीमी इदारों के हवाले से अगले 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है ये बात दुरुस्त है, जहां लोग जमा हों वहां कोरोना फैलने का खदशा ज्यादा होता है। सर्दियों की छुट्टियां तवील और गर्मियों की छुट्टियां कम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। एक ऐसा ही ड्रामा जिसमें कि हम बात करते हैं जुल्म की, तशद्दुद की, ये ड्रामा नहीं हकीकत है और पूरी दुनिया इसको खुली आंखों से देख रही है। उसके बावजूद उस पर कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बात कर रहे हैं हम कश्मीर की और निहत्ते कश्मीरियों का मुजालिम का निशाना बनाने वाली भारतीय फोर्सेस के अहलकार अब अपनी जानें अपने हाथों लेने लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है फरा, ये उनकी जो शरह है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता दिनों मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज के एक और अहलकार ने खुदकुशी कर लिया। ये वाक़या श्रीनगर के ज़िला बारामूला में पेश आया है, जहां CRPF के हेड कांस्टेबल ने अपनी राइफल से ही खुद को गोली मार लिया। 2007 से अब तक के हमजा अगर फिगर्स और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्हें देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर में जो डिप्यूटेड हैं भारतीय फौज के अहलकार, उनमें खुदकुशी करने वाले भारतीय फोर्सेस के अहलकारों की तादाद 480 तक जा पहुंची है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी वजह यह भी है कि वहाँ पर जो फौजी हैं वो अपने ऑफिसर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कहते हैं हमें खाना अच्छा नहीं दिया जाता, हमें छुट्टियां नहीं दी जाती, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जो वो जुल्म करता हुआ देखते हैं, जो शायद कुछ लोग नहीं करना चाहते होंगे, कुछ अच्छे इंसान भी मौजूद होते हैं हर जगह पर, और वो फिर ज़हनी मरीज बन जाते हैं और वो फिर गोलियां मारते हैं। यानी कि इतना जुल्म हो रहा है कि मारने वाले खुद ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। और यही तज्ज़ियाकारों की रिपोर्ट भी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म ढाते ढाते अहलकार ज़हनी दबाव और नफ्सियाती अमराज का शिकार हो गए हैं। अहम बात यह है कि फ़ौजियों की खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हुआ है और खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात पर मोदी सरकार सख्त परेशान है, क्योंकि इससे दीगर जो अहलकार हैं उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। जिसे कहते हैं मोराल, वो बहुत डाउन हो जाता है फौज का। और एक फौजी ऐसा ही अपने गांव में जब वापस गया, उसने अपने गांव में जाके सबको इकट्ठा किया और कहा कि फौज में भर्ती ना होना, ये लोग जुल्म करते हैं, ये लोग मासूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था भारत के अंदर। वैसे इस तरह की बहुत सारी बातें ना हमने भी बचपन में सुनी हुई है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम में जब जो आप कहते हैं लाम पे भेजने का एक कॉन्सेप्ट था कि पूरे के पूरे गांव जो है वो भर्ती कर लिए जाते थे, और वहाँ पर चूँकि मेरे ग्रैंडफादर्स उसमें लड़े हुए हैं तो उनका ये कहना था कि इस तरह की उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो इसका जो सिलसिला है वो उस तशद्दुद से जुड़ा हुआ है जो कि भारतीय फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे जो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीर में। और इसी पर बात कर लेते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मिशाल साहिबा अस्सलाम वालेकुम। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, मगर इसके अपने जो फौजी हैं वहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी कल ही भारतीय फौज के एक और अहलकार ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। आप क्या समझती हैं, वो किसी एहसास जुर्म में मुब्तला होकर ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत दिहाइयों से वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि कहीं भी जहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो होती है कि कोई दुश्मन के साथ उन्होंने लड़ना है, मुकाबला करना है, वेपन ट्रेनिंग की जाती है, वॉर स्ट्रेटजीज़ होती हैं। मगर 70 साल से ऊपर हो गया एक निहत्ती कौम को मारना, हंटिंग करना, उनकी जानवरों से बदतर उनको ट्रीट करना। जानवरों के भी राइट्स हैं, इंसानों के राइट्स हैं। तो जिस तरीके से कश्मीरियों की तजलील की जाती है, वॉर रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ करती है ये हिंदुस्तान की आर्मी, और भी बहुत जुल्म जो होता है पैलेट्स की सूरत के अंदर, फॉस्फोरस शेल्स की सूरत के अंदर, जिस तरीके से उनकी म्यूटिलेट की जाती हैं डेड बॉडीज़, घरों को जला दिया जाता है। तो ये काम एक आर्मी का तो नहीं होता ना, किसी भी मुल्क की आर्मी मुल्क की दिफा के लिए होती है, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होती है। मगर ये तो एक कब्ज़ा माफिया है जो हिंदुस्तान की आर्मी है, ये तो एक दहशत गर्दी की ब्रीड है। तो उसमें डेफिनेटली एक जो आपका हर इंसान के अंदर एक इनर कॉन्शियस होता है, जो कि कहीं हिंदुस्तान की आर्मी का दफन हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गया, मगर कभी ना कभी तो अल्लाह ताला की तरफ से वो हॉन्ट करता है।
तो वहाँ पे एक हाईएस्ट रेट है सुसाइड का भी हिंदुस्तान की आर्मी में, क्योंकि वो उनको एक गिल्ट ट्रिप होता है, क्योंकि वो भी शादीशुदा हैं, उनकी भी औलादें हैं। वो किस तरीके से लोगों की जो चीखें पुकारें हैं, जो मज़लूमों की जो जुल्म होता है, जो उनके जनाजे निकलते हैं कश्मीरियों के, हर घर में जो माँ है वो उदास है, रो रही है, और जो बच्चे हैं यतीम हो चुके हैं, तो वो इनको कहीं ना कहीं वो हिट करता है कि क्या हमने इतनी बड़ी जो वर्दियाँ और ये वेपन्स वगैरह की ट्रेनिंग की है, क्या हम इतने बुज़दिल थे कि हमने एक निहत्ती कौम को ही ख़त्म करने के लिए हम लोग आर्मी में आए थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपने हाफ विडोज़ का जिक्र किया, जो कि एक बहुत बड़ा डिलेमा है कश्मीर का, कि ये वो ख़वातीन हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनके शौहर जिंदा हैं या मार दिए गए हैं, क्योंकि वो उठा लिए गए हैं और वो कहाँ हैं, किस हाल में है, किसी को आज तक नहीं मालूम है। फिर उसके साथ कुनन पोस्टपुरा किसे भूला होगा हमजा, मिशाल आपके इल्म में होगा, जहाँ पे 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की खातून जो है उसको रेप किया गया था। तो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भारतीय फ़ौज के मज़ालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने मौत को खेल बना के रख दिया। आलमी बरादरी जो है भारतीय मज़ालिम का नोटिस क्यों नहीं ले रही है? आपके अपने शौहर यासीन मलिक साहब जो हैं वो भी मुसलसल इस भारतीय मज़ालिम का और दहशतगर्दी का शिकार हैं। देखिए, नोटिस भी लिया जाता है, मगर कंडेमनेशंस भी आती हैं दुनिया की तरफ से, रिपोर्ट्स भी इशू करती हैं। मगर यूनाइटेड नेशंस की भी अगर देख लें, ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट्स आई, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी आई, और वर्ल्ड लीडर्स ने भी बहुत दफ़ा कंडेम किया। मगर जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इन ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को रोकने के लिए और इवैक्यूएट करवाने के लिए, उस इलाके को, कश्मीरियों की लाइफ्स को सेव करने के लिए, जब तक वो जोन डीमिलिटराइज नहीं होगा और डी वेपनाइज नहीं होगी हिंदुस्तान की आर्मी जो वहाँ पर है, तो ये कंटिन्यूड रहेंगी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़। तो रूट कॉज तो यही है कि जब से हिंदुस्तान की वहाँ पे ऑक्यूपेशन आई है, तो ये सब जुल्म और बर्बरियत जो है 70 साल से ऊपर कश्मीरी कौम जो है वो उसका निहत्ते मुकाबला करिए। तो इसके ऊपर एक्शंस बहुत से लिए जा सकते हैं। इंडिया कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल अंडर द जिनीवा कन्वेंशन नंबर 4, जिसके तहत वो वहाँ पे इलीगली डेमोग्राफी को चेंज करें, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की जो फॉल करता है यूएन की अम्ब्रेला के अंडर, क्योंकि ओवर 12 यूएन रेजोल्यूशंस हैं। फिर उसके साथ साथ डिमांड करना कि फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को वहाँ पे भेजा जाए, और अगर नहीं, हिंदुस्तान जो ओवर डेकेड्स नहीं इजाज़त दे रहा, ना कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, ना फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को, ना वो इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस दे रहा है, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो वहाँ पे जाके एक्सेस करें और लोगों की हेल्प भी करें और उनकी जो वायलेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करें, तो फिर डेफिनेटली सैंक्शंस की तरफ मामला जाता है हिंदुस्तान का, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हों, चाहे वो ठीक है। मिशाल साहबा, पाकिस्तानी हुकूमत ने दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा है, आप हुकूमत के इक़दामात को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, जब से स्पेशली 370 और 35A को हटाया गया है, उसके बाद जो वहाँ पे एक जेनोसाइड का जो एक डेथ वारंट इशू किया है हिंदुस्तान की सरकार ने, हालात वहाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं, और वहाँ पे जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे फैनेटिक शिवसेना और आरएसएस के लोगों को, लाखों की तादाद में इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जो कि इलीगल है, और वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी के ओनरशिप के राइट्स दिए जा रहे हैं इंडियंस को, और सारे जो इकोनॉमिक राइट्स हैं कश्मीरियों से छीन के वो इंडियंस को दिए जा रहे हैं, उनका लाइवलीहुड छीना जा रहा है, उनका प्रॉपर्टी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे सीज़ किए जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है कश्मीरियों के, और बहुत से तरीक़ों में रिलीजियस फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने सैबोटाज कर दिया है कश्मीरियों का राइट टू लिव, राइट टू आइडेंटिटी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मूव है। उसके ऊपर जिस मैक्सिमम हद पे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को जाना चाहिए टू compete this action of India and to expose India in International Court of Justice हो, International Criminal Court हो, UN Security Council के अंदर सारे जो इंटरनेशनल आलमी इदारे हैं, चाहे वो OIC है, चाहे वो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, चाहे वो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, बहुत ही प्रोएक्टिव और वॉर फुटिंग की डिप्लोमेसी की अशद ज़रूरत है। और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो चाइना है,
सीपैक जो गुजरा है वो भी कश्मीर से गुजरा है। बिल्कुल ठीक है मिशाल मलिक साहिबा, आप हमारे साथ हम दुआ करेंगे कि यासीन मलिक साहब जो है जिनकी तिहाड़ जेल से लालत की मुसलसल खबरें आती रहती हैं वो भी सेहतयाब हों और उनका भी राब्ता अपनी फैमिली के साथ हो सके। ये भी तो एक जुल्म है कि आप राब्ता नहीं होने देते, कैद में रखा हुआ है और आप अपनी फैमिली के साथ राब्ता नहीं होने देते। वहाँ पे खाने पीने के मसाइल हैं, फिर वो वहाँ पर यासीन मलिक साहब जो है भूख हड़ताल करते हैं, फिर ये भी है कि उन पर इतना तशद्दुद किया जाता है। फरा वहाँ पर आसिया अंद्राबी साहिबा जो कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारी, उनके शौहर इसी तरह से जो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार चुके हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम ही ख़त्म नहीं हो अगर हम यहाँ पे लेना शुरू करें। सो कश्मीर के ऊपर जुल्म का सिलसिला जारी है और ये ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आगे चलते हैं। फरा एक और मसला है जो पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क तो है मगर यहाँ गंदम का बहरान ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या पाकिस्तान ने कभी सोचा था कि गंदम का बहरान भी पाकिस्तान को दरपेश आएगा। कल मैं एक लतीफ़ा इस हवाले से पढ़ रही थी और उसमें था, अच्छा हमजा ने एकदम से चौंक के मुझे देखा है कि इतनी इम्पोर्टेंट इशू पे लतीफ़ा, ये भी एक लतीफ़ा है कि गंदम का इसी पर लतीफ़ा था ना कि कहने को किताबों में हम ज़रूरी मुल्क है मगर हमारे यहाँ टमाटर भी जो है वो नहीं मिलते हैं। तो गंदम है। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि गंदम की काश्त का मौजूद वक्त तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है जिससे अगले बरस गंदम का नया बहरान सर उठा सकता है। देख लें आप, ये बात कर लें कि हमें पता था कि ये सीज़न हमने कैसे गुजारा है और अगले सीज़न के लिए हमारी प्लानिंग क्या है वो भी माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। कि ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम की काश्त का बेहतरीन वक्त 15 नवंबर तक होता है और ताख़ीर से हर रोज़ के हिसाब से 1 एकड़ रकबे में 20 किलोग्राम गंदम की पैदावार में कमी आ जाती है। तो क्यों करेगा कोई काश्त जब उसे पता होगा कि 20 किलोग्राम जो है वो कम काश्त होगी। और इसकी वजह से पंजाब में काश्तकारों को 800 रुपये, सिंध में 1000 रुपये फ़ी एकड़ माली नुकसान हो रहा है। और आपको पता है अब किसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए काश्त कर रहे हैं कि भाई हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। हमें क्या ज़रूरत है कि हम काश्त कर ले पूरी ज़मीन के ऊपर और फिर उसके बाद हमें अपनी जेब से पैसे भरने पड़े। वो कह रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर लिया अपने घर के लिए सिर्फ काश्त करें और बाकी जो है इसको नो मोर अ कैश क्रॉप के इसको आप बेच सकते हैं। इसकी वजह से बहरान तो पैदा होगा ही। इसकी कई वजूहात हैं बर वक्त काश्त ना होने की। ट्यूबवेल की बिजली, ट्रैक्टर का डीजल, बीज और खाद सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और किसानों को हुकूमत की जानिब से आला मयार के बीज फराहम किए गए, न डीएपी और यूरिया खाद पर सब्सिडी दी गई। इसके अलावा सिंध में गंदम की इमदादी कीमत पंजाब से ज़्यादा रखी गई और उसकी वजह से कन्फ्यूजन रहा। उस फर्क की वजह से भी पंजाब में जो किसान हैं वो बददिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ज़राई माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि गंदम की काश्त में ताख़ीर के 2 बड़े नुकसान होंगे। एक तो पैदावार कम होने से गंदम शॉर्ट हो जाएगी और दूसरा आटा महंगा होगा जिससे रोटी मजीद महंगी हो जाएगी, अब इससे ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और पंजाब काबीना ने गन्ने की इमदादी कीमत 200 रुपये मन मुकर्रर करने की साथ साथ मंजूरी भी और दी दूसरी जानिब महकमा खुराक को पास्को की तरफ से 63,000 टन गंदम जो है वो दरामदी गंदम खरीदने के लिए मुआहदा करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो कि हम अपने सवालात में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत फरहान बुखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान बुखारी साहब। कहा कि गंदम की काश्त में ताख़ीर क्यों हो रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? कुछ और डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो फेडरल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की कंपनी है ऑन एग्रीकल्चर, उन्होंने कहा है कि सिर्फ कि हमारे पास 43% कमी है स्टैंडर्ड बीजों की। पंजाब को 8 लाख टन चाहिए, मुश्किल से हमारे पास 4 लाख टन है, जबकि सिंध को 1,30,000 टन बीज चाहिए और वहाँ पे सिर्फ 52,000 टन है। KPK को 92,000 टन चाहिए जबकि वहाँ पे सिर्फ 6,000 टन उनके पास है। बलूचिस्तान को 50,000 टन बीज चाहिए जबकि 2,000 टन उनके पास है। तो कब बीज मिलेंगे, तो कब काश्त होंगे, तो कब फसल आएगी? जी बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से ये भी एक बड़ा ख़तरनाक लतीफ़ा होके रह गया है। आज 19 नवंबर है, आपने 800 रुपये का जिक्र किया और 1000 रुपये का जिक्र किया। मैं ये कहता चलूँ कि 800 रुपये यौमिया नुकसान है। तो आज अगर कोई काश्त कर रहा है कोई किसान तो उसे 4 दिन बाद 15 नवंबर की आइडियल तारीख के 4 दिन बाद पंजाब में 3200 रुपये का अभी तक नुकसान हो चुका है फ़ी एकड़ और सिंध में 4,000 रुपये हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मामला है नाअहली का और एक सोच है जो कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन पे ठहरी हुई है, उससे आगे नहीं जाती। कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे फैसलाबाद के दौरान सनत का जिक्र किया और कहा कि जी 60 की दहाई में तो पाकिस्तान में सनती तरक्की बढ़ी हुई थी लेकिन आज नहीं हो रही। वो तारीख के एतबार से सही कहते हैं, लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि जनाब सनत को रिवाइव करना ठीक है, बहुत अच्छा और बड़ा अहम हदफ है, लेकिन उसमें आपको एक बड़ा अरसा लगेगा।
ठीक। ज़राअत का तो मामला ये है कि अगर आप गंदम के लिए कोई आज से महीना पहले भाग दौड़ शुरू करते और वक्त पे फसल लग जाती तो उसका फ़ायदा आपको 6 महीने में होता, और फसलों में अगर आप जाएं तो 4 या 6 महीने में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो जो फ़ायदा आपको इतना शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसके ऊपर आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। और फिर बात आखिर में सूबों पे आती है, और ज़राअत के हवाले से सबसे बड़ा सूबा और सबसे अहम सूबा पंजाब है, जहाँ पे PTI की हुकूमत है, जहाँ पे वज़ीर आज़म इतला ये है कि बज़िद हैं कि उन्होंने बावजूद इसके कि वज़ीर आला की नाअहली के बड़े शवाहिद मिलते हैं लेकिन उन्होंने तब्दील नहीं करना। बिल्कुल। फरहान बुखारी साहब, ये बता दीजिएगा, पॉलिसी का फुकदान है, नीयत की खराबी है, या हम समझते ही नहीं है कि काश्तकारों के, किसानों के मसले क्या है? क्या काबीना में ऐसे लोग मौजूद ही नहीं है? वहाँ पर अगर हम देखें तो फ़खर इमाम साहब हमें नज़र आते हैं, हमें नदीम अफजल चंद साहब नज़र आते हैं, लेकिन किसान की बात क्यों नहीं होती? और अब तो किसान काश्त नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि हम अपनी ज़रूरत का अपने ख़ानदान के लिए काश्त करेंगे, हम मज़ीद नुकसान नहीं उठा सकते। अहलियत की कमी है ये। देखिए, नियत या इतला ना होना, ये तो बातें पुरानी हो चुकी हैं। जहाँ तक आपने वफाकी काबीना की बात की, दोनों शख्सियात फ़खर इमाम साहब, चंद साहब इंतहाई काबिल क़दर हैं। मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये मामला अब सूबों में चला गया है। अहलियत की आपको ज़रूरत सूबों में है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत का शोबा, ज़राअत के कलमदान के हवाले से कहीं ज़्यादा आपने इख्तियारात सूबों को दे दिए हैं। अगर सूबों में काम नहीं हो रहा तो फिर आगे आप कैसे चलेंगे? पंजाब में इस दफ़ा बड़ी जगहों से शिकायत आई हैं कि एक इदारा है पंजाब सीड कॉरपोरेशन, जिनका काम है कि वो बीज किसानों तक पहुंचाएं, लेकिन बहुत कम क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज मिला है। उसके ऊपर यह भी हुआ है कि खाद की सब्सिडी हुकूमत ने हाल ही में अनाउंस की है, लेकिन इतलात ये हैं कि जो डीलर हजरात हैं वो अभी तक कई इलाकों में सब्सिडी किसानों को नहीं दे रहे, जो 1000 रुपए फी बोरी कमी हुई थी। ये वो मामलात हैं जो सूबों ने हल करने हैं, लेकिन वहाँ पे ये हल नहीं हो रहे, बदकिस्मती है। बिल्कुल ठीक है फरहान बुखारी साहब। शुक्रिया। बुखारी साहब ने भी वही बात की जो मैंने बीजों की थी कि अगर पंजाब में 8 लाख टन चाहिए और वहाँ पे मुश्किल से 4 लाख टन जो है वो बीज हैं, तो फिर जब बीज ही नहीं होंगे तो काश्त कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे। फूड सिक्योरिटी जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत अहम हिस्सा है, और अब तो पहला हिस्सा ही फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। अगर हम वहाँ पर कमज़ोर हैं तो फिर ये यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब जो है बाजार हिस्स से एक खबर शामिल करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खबर शामिल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 147 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 40,652 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यूँ देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान का सिलसिला जारी है। इसी दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों को हिस्स बाजार में लिस्टिंग के जरिए फंड इकट्ठा करने में मदद देने के लिए स्टार्टअप बोर्ड तश्कील दे दिया है। और ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी इदारे होंगे, ग्रीनफील्ड मंसूबे होंगे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होंगे, उनको स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होने और सरमाया बढ़ाने में सहूलत फराहम करेगा। अब तक तकरीबन 9 कंपनियां जो हैं वो लिस्टिंग के मरहले का हिस्सा बन चुकी हैं। हमसे इस तरह इसी हवाले से बात करेंगे, ये ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वजह थी, क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान स्टॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ारूक खान साहब। फ़ारूक खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन दिनों मुस्बत रुझान तो जारी है, ये जो फैसला किया गया है बोर्ड बनाया जाएगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, ज़रूरत क्या पेश आई थी, रिस्पॉन्स कैसा है? जी अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने का। जी जिस तरह आपने कहा कि मार्केट जो है वो एक अच्छे रुझान पे चल रही है काफ़ी कुछ महीनों से, और माशाल्लाह पिछले महीने तो इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन एशिया। देखिए, आपने जो ये छोटी कंपनीज का जेम बोर्ड की जो बात की, एसएमईज जो होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, और पाकिस्तान में भी एसएमईज जो हैं, छोटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, वो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। और एसएमईज के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, उनको बैंक फाइनेंस लेने के लिए भी और इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए भी। इसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स, नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं। आई होप आप लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की कंपनीज भी प्रोफेशनलाइज होकर आगे बढ़ें, तो उनके लिए भी कैपिटल रेज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मौजूद हैं।
तो ये ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट जो है ख़ास तौर पे सेट की है छोटी कंपनीज के लिए। इसमें जो रेगुलेशंस हैं वो हमने बहुत सिंपल रखी हैं। तो जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद जो ऑनगोइंग रेगुलेशंस हैं, उनको हमने बहुत आसान रखा है कंपेयर टू जो मेन बोर्ड पर बड़ी कंपनीज को आने के लिए कंप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो लिस्टिंग की कॉस्ट वगैरह भी जो है वो भी हमने बहुत कम रखी है। तो उससे और आसानी हो जाएगी छोटी कंपनीज के लिए कि आकर वो कैपिटल रेज करें और अपने आप को ग्रो करें। इसके साथ साथ पहले 4 साल के लिए टैक्सेशन की भी रिलीफ दी है गवर्नमेंट ने। तो अच्छी कंपनीज के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आकर वो कैपिटल रेज करें, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आगे बढ़कर हमारे मेन बोर्ड पर आ जाएं। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा कि ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट या GEM कैसे काम करेगा और एक आम आदमी उससे फ़ायदा कैसे उठा सकता है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? देखिए, अगर आपकी एक कंपनी है छोटी और आप कुछ अपना कैपिटल रेज करना चाहते हैं, चाहे वो 25-30 मिलियन हो, चाहे 100 मिलियन हो रुपए, तो आप आकर स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन करेंगे। आप किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी स्टॉक ब्रोकर को अपने साथ अपॉइंट कर सकते हैं कि आपको हेल्प करे, एडवाइस करे। मैंने जिस तरह कहा कि जो रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेशंस की, लिस्टिंग की, वो हमने बहुत आसान और सिंपल कर दी हैं। वो सारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट होए तो स्टॉक एक्सचेंज से भी राब्ता कायम कर ले, हम उसको पूरी तरह गाइड करेंगे और वो अपनी एप्लीकेशन डाल दे। एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूव होकर SECP अप्रूव करेगा और फिर एक पब्लिक ऑफरिंग का प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट हो जाएगा और जिस भी स्टॉक ब्रोकर को उसने अपने साथ कंसल्टेंट अपॉइंट किया होएगा वो उसको उसमें गाइड कर देगा। दूसरी साइड के ऊपर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे या बड़े, उनके लिए भी एक बहुत नया और एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू ओपन हो जाता है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज हैं वो पोटेंशियली सबसे तेजी से ग्रो भी करती हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। फरूख खान साहब, ये बता दीजिएगा कि कोरोना की पहली लहर में हमने देखा कि मार्केट को खासा नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ, और अब दूसरी लहर का खदशा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ मेजर्स ऐसे लिए जा सकते हैं, या फिर मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता अगर ऐसी कोई वबा आ जाए या दोबारा से खुदा न खास्ता कोरोना बढ़ जाता है तो? देखिए, ये जो कोरोना का और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया, ये पूरी दुनिया की हर मईशत पर, इकोनॉमी पर आया है और पाकिस्तान पे भी आया था। खुदा का शुक्र है गवर्नमेंट ने जो बहुत प्रोएक्टिव और एग्रेसिव मेजर्स लिए, मॉनेटरी, फिस्कल, सोशल सेक्टर के ख़ास तौर पे, उससे हमारा इम्पैक्ट कदरे बहुत कम हुआ है कंपेयर टू बाकी मुल्क जो है रीजन में। तो हमारी इकोनॉमी इस वक्त जो है काफ़ी साउंड फुटिंग पर है, मगर चैलेंजेस हैं अभी भी बहुत। अब ये दूसरी वेव अगर आई तो देखिए, अगर इकोनॉमी पर, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा तो मार्केट पे तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही। अगर अभी कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन नहीं लगती, मार्केट काफ़ी स्टेबल है 40-41,000 की लेवल के ऊपर, अगर कोई मेजर्स लेने हुए, लास्ट टाइम भी PSX और SECP ने बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए थे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई ऐसी ज़रूरत आई तो जाहिर है हम लोग इसके ऊपर पूरी हमने नज़र रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। फरूख खान साहब, बहुत शुक्रिया। आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। और फरा, अल्लाह जब चाहता है ना हमें हिदायत देता है, और ये अल्लाह ही चाहे तो हिदायत मिल सकती है, वरना हिदायत इंसान को नहीं मिल सकती। हिदायत सबसे बड़ा तोहफा है जो कि अल्लाह ताला ने अपने जो गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स गिनवाई हैं, उनमें सबसे बड़ा तोहफा जो है वो हिदायत का है। कहते हैं कि सेहत को हम समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा तोहफा है। सेहत उस वक्त तक तोहफा है अगर हिदायत होगी तो वो सेहत नेक कामों में खर्च होगी और हमें उसका फ़ायदा होगा, वरना वही सेहत हमारे लिए वबाल भी बन सकती है। ऐसी ही एक अच्छी खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हॉलैंड की किक बॉक्सिंग स्टार चैंपियन है रूबी जेसिया, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और ये गैर मुल्की खबर ऐसा इदारे के मुताबिक हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली किक बॉक्सिंग स्टार चैंपियन है रूबी, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने की खबर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इसको हाथों हाथ और खुले दिल से लिया गया है। पूरी दुनिया में उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद के सिलसिले और मुबारकबाद के पैगामात जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं।
ये लेडी टाइसन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, क्योंकि बहुत अच्छी ये बॉक्सर रही हैं। इनकी जो हिजाब पहने तस्वीर है वो भी सोशल मीडिया पे बड़ी पसंद भी की जा रही है, सराही जा रही है और बहुत वायरल भी हो गई है। और ये बड़ी ही अच्छी खबर है और अल्लाह जब चाहता है हिदायत देता है, अल्लाह हम सबको हिदायत और सही रास्ते पर चलाए। अब हम एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।